नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए के बाद आईएएस ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में। बीए के बाद आपको कौन सा कोर्स करना होगा या फिर एग्जामिनेशन देना होगा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एज लिमिट क्या होगी, इसके अलावा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। यानी कि बीए के बाद किस तरीके से आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, कंप्लीट जर्नी आपको जानने को मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि एटलीस्ट अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली है, स्नातक अगर आपने कर लिया है, देन आप आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बीए के बाद आप डेफिनेटली आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कौन से एग्ज़ाम होते हैं, तो दो एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट पीएससी के द्वारा पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाता है। उस पीसीएस को एग्ज़ाम को क्लियर करके आप डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बन सकते हैं और प्रमोशन से, यानी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा देन आप प्रमोशन से आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट कौन से एग्ज़ाम से बनेंगे, वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। ये एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं। और ट्रेनिंग होने के बाद आपको अलग अलग पोस्ट मिलते हैं, जैसे कि आपको एसडीएम का पोस्ट मिलता है, एडीएम का पोस्ट मिलता है, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट मिलता है, और प्रमोशन से और भी कई सारे पोस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर आपको बनना है, कम समय में आईएएस ऑफिसर बनना है, देन आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देनी होगी। और अगर आपको प्रमोशन से बनना है तो आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की, तो यूपी में यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस का एग्ज़ाम कराया जाता है। इस एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, देन आपको एसडीएम डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलता है। और इस पोस्ट पर जब आप काम करेंगे, एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा, देन आपको आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोट कर दिया जाएगा। और आईएएस बनने के बाद जो पोस्ट होते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से जो अन्य राज्य हैं उनमें भी लोक सेवा आयोग होता है और उनका भी अपना एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का। उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं और प्रमोशन से आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरा है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप डायरेक्टली आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा होती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या चाहिए। तो देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो है इसको देने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम में, आपने इंजीनियरिंग में या फिर आपने मेडिकल में या फिर आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी भी फील्ड में डिग्री प्राप्त कर लिए, बैचलर डिग्री आपने बीए किया है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बीए में एटलीस्ट अगर आप पास हो गए हैं, कम से कम पासिंग मार्क्स हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का। ठीक है, और इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी होती है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, तीसरी होती है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये 3 स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं, देन आप अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, देन आपको आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल सकती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा मिल जाती है। और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपकी अलग अलग पदों पर पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं साथियों एज लिमिट क्या होती है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर कहीं यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए एज लिमिट जो है कुछ इस तरीके से, अगर आप एक जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, देन आपके लिए मिनिमम एज है 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष, यानी कि एज लिमिट होती है 21 से 32 वर्ष, यानी कि 21 to 32 ईयर्स। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है और अधिकतम है 32 वर्ष प्लस 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि एज में छूट मिलती है। उसको ऐड कर देंगे तो अधिकतम एज लिमिट हो जाएगी 35 वर्ष, यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है 35 वर्ष, यानी कि 21 से 35 वर्ष की एज तक एग्जामिनेशन को दे सकते हैं।
अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए एज लिमिट 21 से 37 वर्ष हो जाती है, क्योंकि 21 वर्ष मिनिमम है और 32 वर्ष सभी के लिए होती है। प्लस एससी या फिर एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है ऊपरी आयु सीमा में, इसलिए 32 + 5 कितना हो जाएगा 37 वर्ष। ठीक है, तो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अधिकतम एज लिमिट 37 वर्ष है। अगर आप एक फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं देन आपके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 42 वर्ष। इसी तरीके से जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज में छूट मिलती है, वो कितनी मिलती है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो इसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 1 का यानी कि GS 1 का पेपर होता है। ये किस टाइप का पेपर होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि इसमें आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। और कितने मार्क्स के होते हैं? ये पेपर आपका 200 नंबर का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का होता है। कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ 2 का। इस पेपर को CSAT के नाम से जानते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें आपको 80 यानी कि 80 प्रश्न देखने को मिलते हैं और 200 नंबर का पेपर आपका ये भी होता है। 2 घंटे का समय यानी कि 2 आवर्स आपको मिलते हैं पेपर को हल करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि इसका जो दूसरा पेपर है CSAT का यानी कि जनरल स्टडीज़ 2 का, ये केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कम से कम इसमें आप 33% यानी कि 33% ज़रूर लाएं। 33% से कम आते हैं देन ये क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। 33% मार्क्स आते हैं या फिर इससे ज़्यादा आते हैं देन आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, देन आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से जो 2 पेपर हैं ये केवल क्वालिफाई करने होते हैं। 7 पेपर जो होते हैं वो आपकी मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं? तो पेपर ए होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का। आपको कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज कोई एक चूज करनी होती है, उसका पेपर आपको देना होता है। ठीक है, 3 घंटे का समय मिलता है पेपर को देने के लिए। 300 नंबर का पेपर होता है। पेपर बी होता है इंग्लिश का, इसमें आपको 300 नंबर का पेपर देखने को मिलता है और 3 घंटे का समय देखने को मिलता है, यानी कि 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को हल करने के लिए। पेपर 1 होता है एस्से का, यानी कि निबंध का। 3 घंटे का समय मिलता है, 250 नंबर का पेपर होता है। पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज़ 1 यानी कि GS 1 का। GS 1 जो पेपर है इसके आपको 3 घंटे मिलेंगे और पेपर होगा आपका 250 नंबर यानी कि 250 नंबर का। ठीक है, पेपर 3 या फिर कहें जनरल स्टडीज़ 2 का, ये 3 घंटे का होता है, 250 नंबर का होता है। इसी तरीके से पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 3 का 3 घंटे से समय मिलता है और 250 नंबर का पेपर आपका होता है। पेपर 5 होता है आपका जनरल स्टडीज़ 4 का, यानी कि GS 4 का। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 250 नंबर यानी कि 250 नंबर का पेपर आपका होगा। अब लास्ट में आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर। पेपर 6 जो होता है ये ऑप्शनल पेपर 1 3 घंटे का होता है, 250 नंबर का पेपर होता है। लास्ट का जो पेपर है आपका पेपर 7 ऑप्शनल 2, ठीक है, इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 250 नंबर का पेपर होता है। अब यहाँ समझिए लास्ट में जो पेपर है ना ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा सर ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो देखिए UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलता है। कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होगा, उसके 2 पेपर देने होंगे। कौन कौन से? ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2। ठीक है, मान लीजिए आपने ऑप्शनल में हिस्ट्री ले लिया यानी कि इतिहास ले लिया, तो इतिहास के आपके 2 पेपर हो जाएंगे। कौन कौन से? ये वाला पहला पेपर होगा हिस्ट्री ऑप्शनल 1 और दूसरा होगा हिस्ट्री ऑप्शनल 2। इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं देन आपका ये छठा पेपर हो जाएगा मैथमेटिक्स पेपर 1 और दूसरा हो जाएगा मैथमेटिक्स पेपर 2। ठीक है,
तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होगा जिसके 2 पेपर देने होंगे। ये लास्ट वाले जो 2 पेपर हैं ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के, यानी कि एक ही सब्जेक्ट आप चूज करेंगे ऑप्शनल में और उसके 2 पेपर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल में। अब सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शनल में आपको मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी होगा, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी हमने बताया। तो ये वीडियो देख लेते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं, इसको क्लियर करने के बाद आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरव्यू इस सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट स्टेज होती है। इसको क्लियर करने के बाद अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है, अच्छी रैंक आती है, टॉप रैंक अगर आपकी आती है, देन आपको आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल सकती है। और इस सर्विस में अगर आपको मौका मिलता है आने का, देन ट्रेनिंग होने के बाद आपकी पोस्टिंग होती है एसडीएम, एडीएम, डीएम, ये पोस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रमोशन से और भी जो पोस्ट हैं उन तक आप पहुंच सकते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पोस्ट, इस तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये है वीडियो एंड जानकारी। आई होप आपको समझ आई हो। तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो वीडियो हमने आपको बताया, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली उस एंड स्क्रीन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं।